हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 4 जून से लेकर 10 जून 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह वीडियो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इस चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इनकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं पूरे वीक का करंट अफेयर्स को। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला ये बन गई हैं, जिनका नाम है मुथमिज सेल्वी। ये बनी है जो कि तमिलनाडु की है, और ये तमिलनाडु की पहली महिला बन गई है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसको एवरेस्ट बोला जाता है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में सिचुएटेड है। यहाँ पर ये चढ़ चुकी है और ये तमिलनाडु की ये पहली महिला बनी है। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें कि मुथमिज सेल्वी जी जो है ये तमिलनाडु की है और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वहाँ की पहली महिला बनी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैम्पियनशिप का ये आयोजन किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की तजीम फयाज ने रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। और ये जो है GNDU पंजाब में शारीरिक शिक्षा में ये स्नातक की डिग्री ये हासिल कर रही है और इन्हीं के द्वारा रजत पदक ये जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 ये लाया गया। तो इसमें जो है कौन कौन से देश का स्थान क्या है वो सभी चीज़ों को इसमें जानेंगे। और ये जो इंडेक्स है ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ये रिलीज किया गया है, जिसको ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स बोला जा रहा है। इसमें क्या मेजर किया जा रहा है कि कौन से देश में कितने जो बंधुआ मजदूर जो लोग हैं, मतलब जो वैसे लोग जिनको काम तो करवाया जाता है लेकिन उस काम के लिए उनको उचित पैसा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और उससे ज़्यादा काम करवाया जाता है एज ए फोर्स लेबर के थ्रू। तो ये इसका मेन थीम है, मतलब इसमें इसी को दर्शाया गया है कि कौन से देश में कितने ज़्यादा मजदूरों को शोषित किया जाता है, उनको मतलब जितना उनको पैसा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो उतना नहीं दिया जाता है और उसके बदले और भी ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि 50 मिलियन लोग अभी के टाइम में गुलामी की स्थिति में ये रह रहे हैं। मतलब अभी 21वीं सदी जो चल रहा है इसमें 50 मिलियन लोग अभी भी स्लेवरी के चपेट में हैं। और इसमें और बताया गया है कि G20 देशों में हमारा देश जो भारत है ये सबसे ऊपर स्थान पे है, जो कि इसमें 11 मिलियन लोग यहाँ पर बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। और इसमें G20 देशों में उसके बाद चीन का नंबर आता है, उसके बाद रूस का, इंडोनेशिया, तुर्की और अमेरिका का नंबर इसमें आता है। और ये जो इंडेक्स है ये टोटल 160 देशों में ये इंडेक्स जारी किया गया, मतलब 160 देशों को इंक्लूड किया गया है इसमें। अब इसमें जान लेते हैं जो मोस्ट प्रिवलेंट जो स्टेट मतलब कंट्रीज हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ये रैंक 1 पे है, उसके बाद एरिट्रिया और मारूटानिया ये 3rd नंबर पे है, सऊदी अरेबिया 4th नंबर पे है, तुर्की 5 नंबर पे है, तजिकिस्तान 6 में है। ये टॉप 10 जो कंट्री हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लेवरी करवाया जाता है लोगों को, मतलब बंधुआ मजदूर करवाया जाता है। और लिस्ट प्रिवलेंट अगर कंट्रीज देखें तो ये स्विट्जरलैंड है जो कि सबसे लास्ट में, मतलब यहाँ पर सबसे कम बंधुआ मजदूर यहाँ पर पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स लगभग 4,000 लोग ही केवल बंधुआ मजदूर यहाँ पर हैं। और उसके बाद नॉर्वे है जो कि 159वें स्थान पे है, जर्मनी 198वें नंबर पे है। ये सभी दिया गया है जो लिस्ट प्रिवलेंट कंट्रीज़ हैं। तो ये एक बार देख ले वीडियो को पॉज करके, बस टॉप 10 ये ध्यान रखें, हो सकता है इससे प्रश्न बन सकता है, ये 1 2 3 ही से प्रश्न बन सकता है और ज़्यादा तो नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, आगे जानते हैं, जेब्रोनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है। तो ये ऋतिक रोशन जी को नियुक्त किया गया है जेब्रोनिक्स टीवी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला है एक पुस्तक है जिनका नाम है इट्स इन्वेस्टिगेशन 5 जून, ये रिलीज किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये जुपिंदर जीत सिंह जो कि एक पत्रकार हैं। इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक में क्या मेंशन किया गया है कि जो सिद्धू मूसेवाला जो एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर थे, जिनका
हत्या कर दी गई थी गोली मार के, ये 29 मई 2022 को। उन्हीं से रिलेटेड ये बुक है, मतलब कैसे उनको मारा गया और किन किन लोगों का मतलब उसमें शामिल है, ये सभी चीज़ों को इस बुक में मेंशन किया गया है। और इस बुक का नाम है इट्स इन्वेस्टिगेशन 5 जून। तो ये बस नाम ध्यान में रखें। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक सिंधु मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर है, इनसे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व साइकिल दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 3 जून को मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो साइकिल जो है ये इको फ्रेंडली है, मतलब इसके द्वारा कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि ये ना ही कोई ईंधन यूज करता है इसको चलाने के लिए। तो ये सबसे इको फ्रेंडली ये माना जाता है साइकिल। और इसी को प्रमोट करने के लिए ये प्रत्येक साल विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून को ये घोषित किया गया है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित किया गया है। 2018 को ही ये घोषणा की गई थी कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। और ये मतलब साइकिल चलाने को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर मतलब थोड़े थोड़े जगहों में जाने के लिए वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर का यूज करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये काफ़ी प्रमोटिव वाला ये कह सकते हैं जो ये दिवस मनाया जा रहा है। और इसी से रिलेटेड ये डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है ये रखा गया है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये 2023 का थीम रखा गया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, लातवियाई के नए राष्ट्रपति ये नियुक्त किए गए, मतलब जो लातविया एक देश है उसके नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और ये कौन है, ये बने हैं एडगर रिंकेविक्स जी को नियुक्त किया गया है लातविया का नया राष्ट्रपति के रूप में। और ये जो है पहले लातविया के विदेश मंत्री के रूप में ये कार्य करते थे और अब इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है। और जो लातविया जो देश है ये 1991 में सोवियत संघ, दैट मीन्स जो उस टाइम यूएसएसआर उसको बोला जाता, मतलब अभी के टाइम में रसिया है और पहले उसको यूएसएसआर बोला जाता था। और भी कंट्री जो थे उन सभी को मिला के यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ बोला जाता था। और बाद में जब 1991 के लगभग में उसका विघटन हुआ यूएसएसआर का, तब उस टाइम में ये स्वतंत्रता हासिल किया जो लातविया देश है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो लातविया देश है, ये जो देश है ये लिथुआनिया और एस्टोनिया के बीच बाल्टिक सागर पर ये स्थित एक देश है। और ये जो लातविया जो है ये 1918 में ही रूस से स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। उस टाइम फिर से सोवियत संघ के द्वारा लातविया को अपने कब्जे में कर लिया गया था। और फिर बाद में जब ये विश्व युद्ध खत्म हुआ और सोवियत यूनियन का जो विघटन हो गया 1991 में, उस टाइम लातविया अपना एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश बन गया। और इसकी राजधानी जो है ये रीगा में सिचुएटेड है। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में है ये क्रिसिंस, ये अभी के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर। और यहाँ के अभी टोटल जनसंख्या ये 18.8 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ की राजभाषा जो बोली जाती है ये लातवियाई बोली जाती है। अब लातविया को मैप में देख लेते हैं कि लातविया कहाँ पर लोकेटेड है। ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा एक देश है जो कि बाल्टिक सी से ये सटा हुआ है। और इसके जो बॉर्डर नेशंस है ये लिथुआनिया है, इस्टोनिया है और इधर रसिया से सटा हुआ एक देश है जिसको लातविया बोला जाता है। और इसकी राजधानी जो है ये रीगा है और ये बाल्टिक सी से ये टच करता है। तो ये एक बार आप मैप देख लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बॉर्डर कंट्रीज जो हैं इससे प्रश्न बनते हैं और ये अभी न्यूज में है इसीलिए। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक पुस्तक है जिसका नाम है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड। ये पुस्तक को रिलीज किया गया है और इसके लेखक है बीके शिवानी जी। इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है द पावर ऑफ व्हाट थॉट मास्टर योर माइंड। और इन्हीं को बीके शिवानी जी को 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2017 में ही इनको वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। और ये जो पुस्तक जो है ये हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है। और ये प्रकाशक जो हैं जिसको हार्पर कॉलिन्स इंडिया, ये जो प्रकाशक है
इसको 2015 में, 2016 में और 2018 में 3 बार पब्लिशर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिल चुका है। मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा पब्लिशर है ये हार्पर कॉलिन्स इंडिया। अब नेक्स्ट जानते हैं, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, इनके द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये इसका काम क्या है, इसमें जो है ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। तो ये एक बार आप देख लें कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे इसमें लोन लिया जाता है वगैरह वगैरह। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर सब हैं उन सभी के लिए ये है। तो जो स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब जिनके माता पिता वगैरह वगैरह जो भी हैं, उनसे आप एक बार इसको बताएं। अब नेक्स्ट जानते हैं, NIRF रैंकिंग 2023 का ये 8वां एडिशन है जो कि जारी किया गया है। दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये जारी किया गया है। और इसमें जो है प्रथम स्थान ये IIT मद्रास का है, दूसरे स्थान में ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और तीसरे स्थान में ये IIT दिल्ली है, जो कि ये लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF रैंकिंग में हमारे देश में जितने भी IIT कॉलेज हैं, जो जैसे कि IIT मद्रास, दिल्ली वगैरह जितने भी IIT कॉलेज हैं, उन सभी का रैंकिंग जारी करता है कि कौन सा कॉलेज सबसे बेटर है, कौन सा कॉलेज सबसे ये लिस्ट बेटर है। इन सभी चीज़ों को रैंकिंग देता है और ये प्रत्येक साल देता है। और ये इस साल का जो था ये 8वां एडिशन था, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है ये फर्स्ट बार जो है ये 2016 में ये जारी किया था NIRF रैंकिंग, जो कि ये हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ये जारी करता है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब ये देख लें जो टॉप 10 IITs हैं उन्हें देखिए। फर्स्ट में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और थर्ड में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये तीसरे नंबर पे है। और अगर 10वें नंबर पे देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये 10वें नंबर पे है। तो ये बस टॉप 10, इसको एक बार ध्यान से देख लें, इसको वीडियो को पॉज करके एक दो बार इसको रीड कर लें, ताकि आपको एक ध्यान में रहे कि टॉप 10 में कौन कौन से ये इंस्टीट्यूट थे। और नहीं, अगर इसमें मान लीजिए अगर एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन अगर बन जाए कि 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिया रहेगा और एक बोल दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ये रहेगा जो कि टॉप 10 में मतलब ये इंक्लूडेड किया गया है। तो ऐसा प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो इसीलिए वीडियो को एक बार पॉज करके आप इन सभी जो 10 ये IITs हैं इनको एक बार देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 ये किया जा रहा था। मतलब इसका आयोजन जर्मनी के सुहल में ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो धनुष श्रीकांत जी हैं इनके द्वारा पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता गया। और अभिनव 100 और गौतमी भनोट जी के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया। और इन लोगों के द्वारा फ्रांस के ओसन मूलर और रोमेन अफ्रेरे को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बस ध्यान में रखें, ये धनुष श्रीकांत, अभिनव 100, गौतम भानोट ये किस खेल से रिलेटेड हैं? तो ये एयर पिस्टल राइफल से ये रिलेटेड हैं। तो ये भी ऐसा प्रश्न बन सकता है। अब ISSF के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है इसका मुख्यालय ये म्यूनिख जर्मनी में सिचुएटेड है। और इसके जो अभी राष्ट्रपति हैं, मतलब ये जो भी कार्य संचालन कर रहे हैं, इनका नाम है व्लादिमीर लिसिन इनका नाम है। और इसको जो स्थापित किया गया था ये 1907 में इसको बनाया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, मतलब शूटिंग का जितना भी गेम्स वगैरह जो होते हैं ये इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। और इसके जो अभी प्रेजेंट के महासचिव हैं ये विली ग्रिल अभी प्रेजेंट के महासचिव हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ISSF से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। स्मृति मांधना जी को नियुक्त किया गया है रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और ये स्मृति मांधना जी जो है ये हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, वुमेन क्रिकेटर है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि प्रत्येक साल ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण
को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे उसको और भी जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहे हैं उन सभी को रिड्यूस किया जाए। तो ये सभी का अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रत्येक साल ये 5 जून को पर्यावरण दिवस में ये मनाया जाता है। और इसमें मगर ये पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं वगैरह वगैरह जो किया जाता है, इस सभी चीज़ों का अवेयरनेस फैलाया जाता है। और ये जो पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये पहली बार जो है ये 5 जून को 1973 में ये स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ये मनाया गया था। और उस टाइम से ये मनाया जा रहा है प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये बस डेट याद रखें कि 5 जून 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस साल की जो थीम रखी गई है 2023 की, ये रखी गई है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशंस, ये थीम रखी गई है 2023 की। तो ये याद रखें, ये डेट और ये थीम, इससे ही प्रश्न मैक्सिमम बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2022-25 का ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में ये किया जाएगा। और मतलब यही बोली जीता है जो 2025 का जो आयोजन करवाया जाएगा। तो ये ध्यान रखें। और ये जो है 10 से लेके 21 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन करवाया जाएगा, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का। अब इसके बारे में जान लेते हैं IUCN, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। जो विश्व संरक्षण कांग्रेस ये है, ये इसी से रिलेटेड है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण जो संघ है, इन्हीं से मतलब ये रिलेटेड है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो IUCN है, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और इसका जो मुख्यालय जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसकी स्थापना जो है ये 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। और इसके अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं रजान अल मुबारक, अभी IUCN के अध्यक्ष हैं। और इसके CEO बुर्नो ओबेरले अभी प्रेजेंट के CEO। और इसके संस्थापक जो है, मतलब किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी IUCN के, ये जूलियन हक्सले जी के द्वारा स्थापित किया गया था IUCN। मतलब ये एक प्राकृतिक से रिलेटेड है। इसमें जो इंडेंजर्ड जो जीव जंतु हैं उन सभी का लिस्ट तैयार किया जाता है। और ये इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है कि कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लिस्ट इंडेंजर्ड है वगैरह वगैरह जो होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु जो हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन सभी को कैसे कैटेगराइज किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, उन सभी की चीज़ों के बारे ये बात करता है IUCN। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये एक भारतीय अमेरिकी है। मतलब ये पहले भारत के नागरिक थे, अब ये जाके अमेरिका में बस चुके हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। और वहीं से ये विश्व बैंक के ये अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। और इन्हीं को विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। और ये 5 सालों के लिए इनको चुना गया है। तो जितने भी 5 सालों के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये नाम आप कैसी भी तरह ये रट लें कि अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये जो है पहले जो अध्यक्ष थे डेविड मालपास, उनके स्थान पर ये पद ग्रहण किए हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। और ये जो है पहले मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO भी थे। और 2016 में इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार और 2019 में एलिस आइलैंड मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये काफ़ी बड़े हस्ती हैं जिनको विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक, इसकी स्थापना जो है ये 1944 में की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब हुआ था, मतलब वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हो रहा था, उस टाइम इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक की। मतलब उस टाइम जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उसके बाद काफ़ी जो देश थे वो गरीबी रेखा से मतलब गरीब हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारा जो खर्च जो है वो वर्ल्ड वार 2 में चला गया था, बहुत सारा नुकसान हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। उन सभी देशों को फिर से उभारने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से बचाने के लिए ये विश्व बैंक की स्थापना की गई, ताकि ये जो विश्व बैंक जो है इसका मेन काम ये है कि जो गरीब देश हैं या फिर उससे थोड़ा अमीर देश है या फिर कोई भी देश हो, उन सभी को पूरे सस्ते दामों में लोन प्रोवाइड करना इसका मेन काम है, ताकि वो जो देश है, जो गरीब देश है, वो अपना विकास कर पाए। तो यही इसका मेन काम है। और इसके अध्यक्ष अजय बंगा जी को नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है, जो हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, ये वाशिंगटन DC
अमेरिका में सिचुएटेड है इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1944 जुलाई में की गई थी। और इसके संस्थापक जो थे जॉन मैनार्ड किन्स, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, और हैरी डेक्स्टर वाइटी, इनके द्वारा इसकी स्थापना, संस्थापक मतलब ये इनका ब्रेन चाइल्ड था, इन लोगों की सोच थी कि ऐसा बैंक बनाया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा, जो हाल ही में मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिसमें जो हुतई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी जो है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो हिंसा हो रही है, इन सभी के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग ये गठित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो इस हिंसा की जांच करेगी कि ये हिंसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये रिपोर्ट जब तक आता है तब तक देखते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, मतलब क्या जांच के बाद सामने आया है। और इस जो आयोग है इसकी अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश रह चुके हैं अजय लांबा जी, ये करेंगे इनकी अध्यक्षता। तो बस ये ध्यान में रखें। अब ये मणिपुर के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ की राजधानी, मतलब जो राजधानी कहाँ पर है, यहाँ के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, क्योंकि ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। वहाँ पर काफ़ी जो एक एम्बुलेंस था जिसमें एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ थी, उसको जिंदा जला दिया गया था, तो इसीलिए वहाँ पर वायलेंस फैल गया था। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है मणिपुर जो है ये उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से घिरा हुआ एक राज्य है हमारे देश का। और ये जो है 11 अगस्त 1947 को महाराजा बुद्धचंद जी के द्वारा भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर इनके द्वारा किया गया था। मतलब जो मणिपुर पहले जो था वो एक प्रिंसली स्टेट था, और जो इस जितने भी हमारे देश के जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ वगैरह जितने भी हो गए, ये इन सभी को यूनाइट करने का काम जो है सरदार पटेल जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, जो इन्हीं के द्वारा हमारा जो देश है ये एक यूनिटी के तौर पर ये है। मतलब पहले जो थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, और जैसे ही अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जा रहे थे उस टाइम सभी चाहते थे कि हम आज़ाद अपना अपना देश बनाएं, हम अपना देश बनाएं, हम अपना देश बनाएं। और यही नहीं होने, मतलब इन्हीं सभी को यूनाइट करने के लिए जो सरदार पटेल जी थे उनका काफ़ी बड़ा इसमें रोल है, जो सभी जो प्रिंसली स्टेट थे उन सभी को यूनाइट करने में। और हालांकि उसमें जो है काफ़ी पहले तो प्रेम से बोला जाता था कि आप चुपचाप इंडिया में शामिल हो जाए, अगर वो नहीं शामिल होते थे तो फिर रेफरेंडम करवाया जाता था कि उनकी जनता कितनी सपोर्ट कर रही है, और उसमें भी नहीं होता था तो फोर्स के थ्रू वो करवाया गया था उस टाइम, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में है ये एन बीरेन सिंह जी हैं, और इसकी राजधानी इम्फॉल में सिचुएटेड है, और इसके जो राज्य के पशु जो है ये संघई हैं, और यहाँ की राज्यपाल ये अनुसुईया उइके जी है। तो ये बस ये ध्यान में रखें कि राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि आने वाला जितने भी एग्ज़ाम है एसएससी, रेलवे वगैरह और स्टेट के जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहीं से प्रश्न बनता है। बाकी सब चीज़ें तो एज ए जनरल नॉलेज है। अब नेक्स्ट जानते हैं, मणिपुर को मैप में देख लेते हैं। ये मणिपुर आपको दिख रहा होगा, जो कि म्यांमार बॉर्डर से ये टच करता है, और इसके जो बॉर्डर स्टेट है नागालैंड हो गया, असम हो गया और मिजोरम, ये टोटल 3 स्टेट से घिरा हुआ ये मणिपुर है। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर से होता है जो कि म्यांमार से ये टच करता है। तो यहीं पर ये वायलेंस हुआ है, और इसी की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, थाईलैंड ओपन 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें महिला एकल में दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने हे बिंग जियाओ को हराकर थाईलैंड ओपन 2023 का महिला एकल फाइनल ये जीत लिया है, और यही हैं दक्षिण कोरिया के एन से यंग जी। और पुरुष एकल में कुनलावुत विटिसडर ने ली चेउक यू को हराकर थाईलैंड ओपन पुरुष में फाइनल जीता है। इन सभी का नाम कुछ अजीब ही रहता है, हालांकि मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला चीज़ नहीं है, हालांकि लेकिन फिर भी एजे ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि थाईलैंड ओपन 2023 किन के द्वारा जीता गया, महिला एकल, पुरुष एकल, ये सभी प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, FIH प्रो लीग, दैट मीन्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो प्रो लीग किया गया था 2023 में, मतलब इसी साल, ये इसमें भारतीय पुरुष टीम ने बेल्जियम को 5-1 से हराकर ये जीता है। मतलब हमारा देश इंडिया ही जीता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये प्रो लीग जो 2023 मतलब अभी करवाया गया है।
और इसका आयोजन जो है ये लंदन में करवाया गया था। और भारत के जो नए कोच नियुक्त किए गए थे जो जिनका नाम है क्रेग फुलटन, इनके नेतृत्व में ये जीता गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। हालांकि हॉकी से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते क्योंकि मैक्सिमम लोग हॉकी देखते नहीं हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो इसके बारे में ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, संन्यास लिया गया है जो कि ये फुटबॉलर हैं और ये स्वीडन के फुटबॉलर हैं जिनका नाम है ज़्लाटन इब्राहिमोविच, और इन्हीं के द्वारा फुटबॉल से संन्यास लिया गया है और ये 41 साल की उम्र में इनके द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है सिडको के एमडी नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अनिल दिग्गीकर जी को नियुक्त किया गया है सिडको के एमडी के रूप में, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। और ये जो है डॉक्टर संजय मुखर्जी के स्थान पर ये बने हैं सिडको के एमडी। और ये जो है शांतनु गोयल ने भी सिडको के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है, तो ये भी ध्यान में रखें। जो सिडको एक कंपनी है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं, एक पुस्तक है जिसको हाल ही में विमोचन किया गया, मतलब प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम है अमृतकाल की ओर। और इसके लेखक जो है ये प्रोफेसर संजय द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, जिसका नाम है अमृतकाल की ओर। और ये जो है भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया है, मतलब बताया गया है कि ये पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, इसका लेखक का नाम और इस पुस्तक का नाम बस ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, युद्ध अभ्यास एकता का आयोजन किया गया है जो कि भारत और मालदीव दो देशों के बीच ये अभ्यास है जिसका नाम है एकता। और ये जो इस साल का जो अभ्यास है ये 6वां संस्करण है, तो ये भी ध्यान में रखें कि इस साल का एकता अभ्यास ये किन दो देशों के बीच है और कईवां संस्करण है। तो ये 6वां संस्करण है और ये भारत और मालदीव दो देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास है। अब नेक्स्ट जानते हैं, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया, तो ये किनको दिया गया? ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और ये सूरीनाम की यात्रा पे गई थी और इन्हीं के उपलक्ष्य में इनको दिया गया है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार बोला जाता है। इससे सम्मानित किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति जी को। और यह जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ये हैं जो कि इनको दिया गया है। और ये सूरीनाम की राज्य की यात्रा के दौरान ये इनको पुरस्कार दिया गया है। तो अब जान लेते हैं कि सूरीनाम एक्चुअली जो देश है इसकी राजधानी, भाषा, करेंसी वगैरह क्या यहाँ पर चलती है। तो ये जो देश है ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर ये एक छोटा सा देश है जहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति गई थी। और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा संप्रभु ये राज्य भी है, मतलब ये जो देश है दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है और ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इसकी जनसंख्या जो है ये 6.13 लाख इसकी जनसंख्या है। और यहाँ की राजभाषा डच बोली जाती है यहाँ पर। और यहाँ की राजधानी पारामारिबो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा जो है ये सूरीनामी डॉलर यहाँ पर करेंसी जो यहाँ पर चलती है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा ही, मतलब ये जो पुरस्कार जो है ये दिया गया है हमारे राष्ट्रपति जी को। अब ये मैप में देख सकते हैं, ये रहा साउथ अमेरिका और ये यहाँ पर छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा, ये है सूरीनाम। और इसके जो बॉर्डर जो देश हैं ये हैं फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील और गुयाना, ये इसके बॉर्डर कंट्री है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये इसका जो समुद्री इलाका जो है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ये टच करता हुआ एक देश है। अब नेक्स्ट जानते हैं, वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन जो है ये 2023 ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कि वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए अपने लाइफ में, मतलब स्टूडेंट के जीवन में। तो ये मतलब ये प्रमोट करने के लिए ये जो अभी जो विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया गया 5 जून को, उसको मतलब इसी के उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया गया है। ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो जो भी देख रहे हैं हो सके तो आप
एक पेड़ ज़रूर लगाएं अपने लाइफ में, या फिर अभी ही कुछ दिन तक अगर जब आपको मन करे, वो आप फ्री जब हों उस टाइम एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं और उसका अच्छे से देखभाल करें ताकि वो पूरा बड़ा हो पाए। अब नेक्स्ट जानते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानते हैं, और इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन, ये लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो है ये एक भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए राष्ट्र स्तर का ये एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि इसको नवंबर 1945 में स्थापित किया गया था, और इसको सांसद के एक अधिनियम 1987 के तहत इसको वैधानिक दर्जा ये दिया गया है। मतलब ये एक वैधानिक दर्जा प्राप्त ये इंस्टीट्यूशन है। इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है, और इसके अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये टी.जी. सीताराम अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष MP पूनिया जी हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं उपन्यास एक जो लिखा गया है, जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये उपन्यास का नाम है, जो कि इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता जी के द्वारा ये लिखा गया है। और ये जो इसमें यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड ये उपन्यास है, और ये जो है योगी आदित्यनाथ पर इनके द्वारा और भी बुक लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, जैसे कि द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश और द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये योगी जी से रिलेटेड है वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये प्रत्येक साल 7 जून को ये मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हमारे डेली यूज के लिए जो हम लोग खाते हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए, ताकि आने वाले दिन में, जैसे कि जिस टाइम पेंडेमिक हुआ था, कोरोना वायरस फैला था, उस टाइम सभी चीज़ें ठप पड़ गई थी। तो उस टाइम अगर खाने का व्यवस्था, अगर खाने वाली चीज़ों जैसे कि चावल गेहूं वगैरह का अगर स्टोरेज अगर नहीं रखा जाता तो उस टाइम काफ़ी भूखमरी का भी सामना करना पड़ सकता था। तो इसी को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये प्रत्येक साल 7 जून को ये मनाया जाता है। और ये जो है WHO दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य और कृषि संगठन दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये 2018 में ये दिन की घोषणा की गई थी कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। और इस वर्ष की जो थीम रखी गई है 2023 की, ये है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ये 2023 की थीम रखी गई है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं सत्याग्रह का 130वां वर्षगांठ ये मनाया जा रहा है, और ये किनके द्वारा मनाया जा रहा है? ये हमारे देश की भारतीय नौसेना जो है ये इनके द्वारा मनाया जा रहा है 130वां वर्षगांठ जो सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। और ये जो किस दिन को याद करता है, ये जब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 को पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उनको बाहर फेंक दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसी की याद में ये 130वां सत्याग्रह ये मनाया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। जबकि उस टाइम जब महात्मा गांधी जब उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, वो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी, वो अंग्रेज़ों को दिखाए भी थे, लेकिन रंगभेद को लेकर अंग्रेज़ों ने, मतलब काला इंसान एक ट्रेन में कैसे बैठ सकता है, वो भी फर्स्ट क्लास सीट में, उसी के चलते उनको बाहर फेंक दिया गया था। और उसी को लेकर गांधी जी के द्वारा रंगभेद के खिलाफ वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए गए थे, और वो सफल भी रहा था। और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे? वो गए इसलिए थे क्योंकि वो एक व्यापारी था जिनका नाम जमनालाल बजाज है शायद, उनका एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और उसी वक्त ये घटना घटा था कि उनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेज़ों के द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। और जब वह दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट रहे थे, उसी दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये मनाया जा रहा है। तो ये जो है 4 सितारा एडमिरल जो यहाँ इसके नौसेना अध्यक्ष जो होते हैं वो एक 4 स्टार एडमिरल होते हैं। और ये जो है नौसेना जो है भारत के राष्ट्रपति के अधीन
नौसेना का कमान जो है ये राष्ट्रपति जो देखते हैं और जो सर्वोच्च कमांडर भी ये माने जाते हैं। हालांकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो तीनों जो सेनाएं हैं, ये जल, थल और आकाश, एयरफोर्स और जो थल वाले और जो नौसेना जो है, इन सभी के सर्वोच्च कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं। और जो नौसेना, जो भारतीय नौसेना है, इसकी स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 को ये किया गया था। और अभी प्रेजेंट के जो नौसेना अध्यक्ष हैं ये एडमिरल आर हरि कुमार जी ये हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं नंद बाबा दुग्ध मिशन, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ये मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि 1000 करोड़ की लागत में ये योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में दूध के विकास मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना को शुरू किया गया है। अगर ये योजना सफल रहा तो ये उत्तर प्रदेश जो है ये अग्रणी राज्य बन जाएगा आने वाले दिनों में, मतलब सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य हमारे देश में उत्तर प्रदेश बन जाएगा अगर ये योजना अगर सफल रहा तो। अब नेक्स्ट जानते हैं एयर डिफेंडर 2023 जो युद्ध अभ्यास है ये आयोजित किया गया है, और ये जो है जर्मनी के द्वारा मतलब आयोजित किया गया है। और इसमें यूरोप में नाटो के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब हमारा देश इसमें शामिल नहीं करेगा इस अभ्यास में, तो ये भी ध्यान में रखें। एयर डिफेंडर जो 2023 का अभ्यास है इसमें इंडिया शामिल हो रहा है कि नहीं, तो ये नहीं शामिल होगा इसमें। नाटो के दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन सभी कंट्रियों के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसमें 25 देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। हालांकि नाटो में टोटल 31 देश हैं, तो हो सकता है कोई कोई देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, तो टोटल 25 देशों के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसमें 10,000 प्रतिभागी होंगे और 250 विमान शामिल इसमें होंगे। मतलब ये हवाई अभ्यास है, एयर एक्सरसाइज है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब ये नाटो के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जो कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये सिचुएटेड है। और ये जो है ये क्या है, ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, मतलब फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इसमें ये ट्रीटी में ये इसका ट्रीटी ये बोलता है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से किसी एक भी सदस्य में अगर कोई बाहरी कंट्री अगर हमला करता है तो वो सभी सदस्य मिलके उस देश को बचाएंगे और उस मतलब जो भी हमला किया उसके खिलाफ वो हमला करेंगे। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मतलब मकसद है। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को भी ऑफ़र दिया गया था कि आप भी इसमें ज्वाइन करें, लेकिन यूएसए इसमें ऑलरेडी मतलब ये यूएसए के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया एक नाटो है, जिसमें यूएसए और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इंडिया इसमें इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि इंडिया रसिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, तो अगर उसमें ज्वाइन करता तो रसिया इससे बुरा मान जाता और हमारे रिश्ते जो हैं रसिया से कुछ ख़राब हो सकते थे, इसीलिए नाटो में इंडिया ज्वाइन नहीं किया। तो ये बस ध्यान में रखें। और यह जो है 4 अप्रैल 1949 को ये स्थापित किया गया था, जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत इसको स्थापित किया गया था। और इसमें जो है 31वां देश जो है ये फिनलैंड बना है, जो कि हाल ही में इसको शामिल किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो नाटो से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ये नाटो के जो देश हैं, ये एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें ये फिनलैंड हालांकि अभी हाल ही में शामिल हुआ, तो ये फिनलैंड यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको पढ़ें कि कौन कौन से देश हैं, जैसे कि बेल्जियम, इटली, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, बुल्गारिया, ये सभी देश यहाँ पर मतलब शामिल हैं। ये आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप में ये जितने भी देश हैं ये नाटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो कि 2023 के अनुसार ये डाटा ये दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला करंट अफेयर है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये लॉन्च किया गया, जो कि सफलतापूर्वक ये इसका लॉन्च किया गया है। और ये परीक्षण जो है ये DRDO दैट मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया, जो कि सफलतापूर्वक ये किया गया है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का। और ये जो है इसका परीक्षण जो है ये उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में यहाँ से इसको प्रक्षेपित मतलब किया गया था, जो कि एक सफल प्रक्षेपण
ये माना जा रहा है। और जो DRDO के प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत जी के द्वारा ये किया गया है। और DRDO को जो बनाया गया था ये 1958 में इसको स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें जो DRDO से रिलेटेड है। तो ये हालांकि कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट के। तो ये डॉक्टर समीर वी कामत जी अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं जो कि जिनका नाम है राजीव सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। और ये जो है वहाँ के जो राज्यपाल हैं CV आनंद बोस जी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है एज ए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पश्चिम बंगाल के। अब ये देख रेख करेंगे वहाँ के जो इलेक्शन होंगे उन सभी चीज़ों को। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को मैप में। ये रहा वेस्ट बंगाल जो कि इसका बॉर्डर जो है हमारे देश के और भी जो स्टेट हैं जिससे शेयर होता है, ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और ये आसाम के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। और अगर इंटरनेशनल अगर कंट्रीज़ के साथ देखा जाए तो ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ भी इनका बॉर्डर शेयर होता है। और हो सकता है थोड़ा बहुत चाइना के साथ होता होगा, तो एक बार आप देख लें, कंफर्म कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं युगांडा। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को उपेंद्र सिंह रावत, ये आपको दिख रहे होंगे उपेंद्र सिंह रावत, इन्हीं को युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये इसीलिए ये युगांडा न्यूज़ में है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है ये कंपाला में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट में युगांडा के प्रधानमंत्री रोबिना नबंजा यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ की जो मुद्रा है ये युगांडा सीलिंग यहाँ की मुद्रा, दैट मीन्स करेंसी जो यहाँ पर चलती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो युगांडा से रिलेटेड हैं। और ये उपेंद्र सिंह रावत जी को अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है हमारे देश से। ये आपको दिख रहा होगा युगांडा जो कि अफ्रीका का एक देश है। और ये जो है विक्टोरिया लेक से सटा हुआ है और इसमें जो है इक्वेटर क्रॉस करता है युगांडा से होते हुए। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, साउथ सूडान और इधर क्या है तंजानिया और ये है रवांडा। तो ये सभी जो कंट्री हैं जो कि युगांडा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये बस ध्यान में रखें, ये मैप को देख लें एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो कि प्रत्येक साल 8 जून को ये मनाया जाता है। और इस साल भी ये मनाया गया विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है ये प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए बोला जा रहा है ये इस साल की थीम में। और ये जो है ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और ये जो है दुनिया भर में जो ये ब्रेन ट्यूमर जो है ये चौथी सबसे बड़ी गंभीर और व्यापक बीमारी पूरे दुनिया में ये मानी जाती है। और ये 2010 में इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस के द्वारा ये 8 जून को ये घोषणा किया गया था कि 8 जून को प्रत्येक साल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाएगा। जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है एक बीमारी है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं विश्व महासागरीय दिवस जो कि 8 जून को ही ये मनाया जाता है। और इस साल की जो विषय रखी गई है ये प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। ये 2023 की थीम रखी गई है, प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग ये थीम है। तो ये बस थीम याद रखें। और जो डेट है 8 जून को ये विश्व महासागरीय दिवस ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है ISA की 8वीं बैठक, दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं बैठक ये कहाँ पर आयोजित की गई है, ये नई दिल्ली में ये आयोजित की गई है। और इसकी जो अध्यक्षता जो है केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। जो कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस है जो कि जिसमें 93 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। और ये इंटरनेशनल अलायंस है जिसमें जो ये इंडिया के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसा एक अलायंस बनाया जाएगा जिसमें जो सोलर ऊर्जा जो है उसको इन सभी देशों के द्वारा जो भी इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो होंगे वो सोलर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और वो मतलब
उसका यूज करेंगे, ताकि जो न्यूक्लियर एनर्जी जो हो गया, कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सभी से जो एयर पोल्यूशन वगैरह होते हैं वो कम हो, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये अलायंस को बनाया गया था, और ये इंडिया के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये हमारे देश में सिचुएटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ISA के, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, ये RK सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जो कि इसमें टोटल 93 सदस्य हैं और 115 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। मतलब हस्ताक्षर तो कर लिए हैं, लेकिन ये मतलब फॉलो वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वगैरह कुछ ऐसा होगा। और इसमें जो ये रखा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी देश हैं, मतलब इन सभी देशों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सूर्य की रोशनी ये पड़ती है। तो इसीलिए इसमें ये बोला गया था कि इन सभी देशों को एकदम नेसेसरी जुड़ना ही जुड़ना है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा को उत्पादन कर पाएँ, और इसीलिए इसको बनाया गया था। हालांकि इसमें कोई ये बाइंडिंग नहीं है कि केवल यही इन दोनों रेखाओं के बीच के जो देश आते हैं वही शामिल हो, इनके बाद वाले देश भी अगर चाहें तो वो शामिल हो सकते हैं, और वो भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन जो है ये हमारे देश में ये किया जाएगा, और ये 27 साल बाद ये इस बार किया जा रहा है मिस वर्ल्ड का ये आयोजन, जो कि पिछला बार किया गया था 1996 में आयोजित किया गया था हमारे देश में मिस वर्ल्ड का। और ये जो कार्यक्रम है इसमें टोटल 130 देशों से अधिक प्रतियोगिता इसमें शामिल होंगे, और ये जो है भारत में अतीत में 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब ये जीत चुके हैं। हमारे देश के जो मिस वर्ल्ड जो 6 बार जीती हैं, और जो 1966 में जो जीती थी रीता फारिया जी, ये जीती थी मिस वर्ल्ड का खिताब, जो कि पहली भारतीय महिला ये थी जीतने वाली। तो ये भी ध्यान में रखें कि हमारे देश की प्रथम भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड जीती थी वो उनका नाम क्या है, तो ये रीता फारिया जी है, और इनके द्वारा 1966 में जीता गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो कि ये आपको ये नाम सुन के लग रहा हो कि दक्षिण भारत की ये कोई मंदिर होगा, हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे देश के जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है इस मंदिर का, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के हैं अभी प्रेजेंट के मनोज सिन्हा जी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और ये जो मंदिर है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर ये कहा जा रहा है, मतलब ये बनाया गया है हाल ही में। और ये जो है मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा ये बनाया गया मंदिर है, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये ध्यान में रखें कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ये अगर एग्ज़ाम में बने तो क्वेश्चन अगर इससे बने तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये तो नाम से ही सुनने में लग रहा है कि साउथ इंडिया का कोई मंदिर होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर का मंदिर है। अब नेक्स्ट जानते हैं निधन किनका निधन हो गया, और ये हम लास्ट में ये इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि शुरू में ही शोक का न्यूज़ नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो है निधन जो हुआ है, जो कि दूरसंचार की समाचार एंकर गीतांजलि अय्यर का ये निधन हो गया है, और ये 70 के दशक के मध्य उन्होंने 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया था। और ये जो है कोलकाता के लोरेटो कॉलेज से स्नातक किया था, और 1971 से ये दूरदर्शन से ये जुड़ी हुई थी। और इनको जो है 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया था। तो ये काफ़ी फेमस महिला थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा हुसैन का ये निधन हो गया है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये एक एक्टर भी थे और एक डायरेक्टर भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इन्हीं को 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनके द्वारा जो सुपर हिट फिल्म थे बाहुबली हो गया और RRR हो गया, इनमें भी इनका काम किया गया था इनके द्वारा। अब नेक्स्ट है मराठी फिल्म की अभिनेत्री जिनका नाम है सुलोचना लटकर, इनका भी निधन हो गया है हाल ही में। ये आपको दिख रही होंगी, ये सुलोचना लटकर जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इनको अपने मतलब ये अपने करियर की जो शुरुआत है ये भालजी पेंढारकर की
ससुरवास 1946 से इनकी करियर की शुरुआत की गई थी इनके द्वारा। और उन्हें मराठा टिटुका मेलवावा 1964 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई की भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। और 1999 में इनको पद्मश्री और 2009 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। और ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसको ध्यान से मतलब 1-2 बार इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, मतलब उस ग्रुप में। तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ फीडबैक देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप दे सकते हैं। और इंडियन जीएस को अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने नाम में कुछ चेंजिंग किया हूँ, इसमें मैं अपना नाम ऐड कर दिया हूँ इंडियन जीएस बाय अजय कुमार। क्योंकि मैं चेंजिंग इसलिए किया हूँ क्योंकि इस इंडियन जीएस अगर सर्च करते थे यूट्यूब में तो वो मेरा चैनल नहीं आता था। और अब अगर इंडियन जीएस बाय अजय कुमार ये सर्च करते हैं तो इसमें मेरा चैनल आ जाता है, अगर ये अंडरस्कोर लगा के अगर सर्च किया जाए तो ये सभी चीज़ें हैं जो मेरे द्वारा किए गए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा इसमें, और ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।